डियर स्टूडेंट, LLB पार्ट 2 एंड 3, 4 ये लेबर लॉ का क्लास है। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके पहले हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 पढ़ चुके हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ चुके हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत। फैक्ट्रीज एक्ट इसके बाद पढ़ना है। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो कि 1 अप्रैल 1947 से ही लागू हुआ था। औद्योगिक विवाद अधिनियम के विकसित होने का जो लीगल हिस्ट्री है, उसका किन किन प्रकरणों से होकर यह औद्योगिक विवाद अधिनियम बना, जो आज हम लोग के सामने है, इसकी चर्चा करेंगे। इसे समझने के लिए इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला पीरियड 1850 से लेकर 1918 तक का। इस पीरियड में औद्योगिक विवाद विधायन के क्षेत्र में बहुत नगण्य प्रोग्रेस हुआ, नहीं के बराबर डेवलपमेंट हुआ। दूसरा स्टेज जो इसके उत्पत्ति का स्टेज माना जाता है, 1919 से लेकर 1945 तक। इस पीरियड में औद्योगिक विवाद अधिनियम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 में पूरे विश्व में जो औद्योगिक क्रांति आए और उसके फलस्वरूप एक नया वर्ग पूरे विश्व में जन्म लिया, जो मजदूर वर्ग था, और उसकी समस्याएं भी बहुत बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में उसके लिए समुचित विधान बनाना आवश्यक था। सबसे पहले 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बनाया गया, जो कि कर्मकारों को, एम्प्लॉय को काम करने के दौरान कोई एक्सीडेंट होने पर उनको क्षतिपूर्ति देने के संबंध में प्रावधान करता है। फिर 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया, जो श्रमिकों को संगठित होने के लिए अधिकार देता था, ताकि वे अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से एम्प्लॉयर के पास, पूंजीपति के पास रख सके। फिर 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बना। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के विकास में यह महत्वपूर्ण योगदान था। 1933 में श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उस समय रूल कर रही थी, उन्होंने एक रॉयल कमीशन की स्थापना की, जो इस संबंध में अपने रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी। उसके बाद 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थापना की गई। तो ये सब जो स्टेज है, ये सब जो कालक्रम है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के विकास में महत्वपूर्ण है। जैसा हम लोग जानते हैं, 1946 में पूरे देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें भारतीयों का भी योगदान था। और उन्हें तो उसके बाद जब 1946 में भारत सरकार के द्वारा सभी प्रांतों के श्रम मंत्रियों को बुलाया गया और औद्योगिक विवाद के संबंध में अधिनियम में एकरूपता लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यह कार्य केंद्र को सौंपा गया। तो वास्तव में जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब भी औद्योगिक श्रमिकों की दशा सुधारने में औद्योगिक विवाद अधिनियम वास्तविक रूप से कार्य। औद्योगिक विवाद अधिनियम के
क्या उद्देश्य है, इसे देखने के लिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्रेम्बल है उसे जब हम पढ़ते हैं तो उससे दो इसके मुख्य उद्देश्य सामने नजर आते हैं। पहला उद्देश्य है कि औद्योगिक विवादों की जांच करना, तो और दूसरा उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाने का है कि इस क्षेत्र में न्याय निर्णयन के लिए, एडजुडिकेशन के लिए नई तकनीक, नई पद्धति का विकास करना। तो इस संबंध में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद संविधान के अनुसार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। इसके प्रेम्बल में भी इक्वलिटी और की बात की गई है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में श्रमिकों को उचित महत्व दिया गया है और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश राज्य को दिए गए हैं। इस क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय ने भी डीमाकुची टी कंपनी वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डीमाकुची टी एस्टेट्स 1953 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन दिए जो महत्वपूर्ण है। डीमाकुची टी एस्टेट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के 5 प्रमुख उद्देश्य बताए, जिनमें पहला है कर्मकारों और नियोजकों के बीच मित्र भाव उत्पन्न करना, उनमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, यह इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, कर्मकार और नियोजक, नियोजक और नियोजक, और कर्मकार और कर्मकार, अर्थात एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और वर्कमैन वर्कमैन, इन तीनों के बीच यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी जांच करना और उस पर निर्णय देना, और इन विवादों में ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्ड तो औद्योगिक विवाद से संबंधित विवादों को सुलझाने में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को मौका देना, अवैध हड़ताल और तालाबंदी को रोकना, यह भी इस अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में आते हैं। जबरन छुट्टी और छंटनी के मामले को रोकने के प्रबंध करना और सामूहिक सौदेबाजी के लिए प्रोत्साहित करना, ये 5 प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम के इस वाद में बताए गए। इसके अतिरिक्त भी अन्य उद्देश्य जो अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, इसका भी वर्णन इसी वाद में किया गया, जिसके अनुसार औद्योगिक विवाद को निपटाने के लिए प्रभावकारी यंत्र, इफेक्टिव मशीनरी को डेवलप करने का भी काम इसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ही है। दूसरा, हड़ताल और तालाबंदी को प्रोहिबिट करना, प्रतिषिद्ध करने का काम इस अधिनियम का है। फिर छंटनी के कारण जो मजदूर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं उनको मुआवजा दिलाना, और जबरन छुट्टी के संबंध में नियमों को निर्धारित करना, यह इस अधिनियम के उद्देश्यों में आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है कि उद्योग का सुगमतापूर्वक संचालन होता रहे, कर्मकार की समस्याओं की ओर एम्प्लॉयर ध्यान दे, छुट्टी, तालाबंदी, हड़ताल ये न हो पाए और इनके कारणों को दूर किया जाए। फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम के
उद्देश्यों पर एक अन्य वाद वर्कमैन यूनियन ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वर्सेस CMO वेल्लोर 1987 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है, जो पहले बता चुके हैं उसी को उसने दोहराया और कहा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच जो डिस्प्यूट है उसको प्रभावी मशीनरी के द्वारा सॉल्व करना और सामूहिक सौदेबाजी को एक यंत्र के रूप में विकसित करना ही इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार हम देखें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के विकास में, उसके लेजिस्लेशन के डेवलपमेंट में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कब कब और किन किन चरणों से होता हुआ औद्योगिक विवाद अधिनियम आज यहाँ तक पहुँचा है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है और इसके उद्देश्य के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मत क्या है। अब थैंक यू।